मैं मयूरी माथुर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से इंश्योरेंस एडवाइज़र। हमारी एसबीआई बहुत से अच्छे प्लान, अच्छे इन्वेस्टमेंट की स्कीम प्रोवाइड करती है। कभी आइए हमारी ऑफिस, हमसे विज़िट कीजिए। आपका बेनिफिट है इसमें, आपकी फैमिली का बेनिफिट है। आप सभी लोग आई थिंक मुझसे जानते हैं ना। शायद कुछ लोगों से मेरा परिचय नहीं हुआ है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ फ्रेंड्स। मेरा नाम है विनोद मिश्रा। आई हैव ज्वाइंड एसबीआई लाइफ इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ऑलमोस्ट करीब 3 महीने मुझे कंप्लीट हुए हैं एसबीआई लाइफ में यहाँ पर। इसके पहले जो है आई वाज विथ डिफरेंट कंपनीज, एडलवाइज टोक्यो, वहाँ मैं 5 साल था ट्रेनिंग में। प्रायर टू दैट आई वाज विथ मैक्स लाइफ, वहाँ ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स, एंड उसके पहले मैं बजाज एलियट में था। तो ऑलमोस्ट करीब 10 साल के आसपास का मेरा लाइफ इंश्योरेंस में ट्रेनिंग का अनुभव है। आई स्टे इन भांडू फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स along with माय पेरेंट्स, विथ माय फैमिली। ठीक है, आई हैव गॉट 2 किड्स। तो एंड ये मेरा पर्सनल डिटेल्स है। एज पर एज माय एजुकेशनल डिटेल्स आर कंसर्न, आई एम द पोस्ट ग्रेजुएट। मैंने एमएससी बीएड किया हुआ है, एंड एमएससी बीएड करने के बाद जो है आई हैव नॉट एंटर्ड इनटू एकेडमिक स्कूल या कॉलेजेस में ना पढ़ाकर आई हैव एंटर्ड इनटू द कॉर्पोरेट्स। तो वहाँ पर मैंने अपनी इस ट्रेनिंग की जर्नी की शुरुआत की। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। पिछले 3 महीने का मेरा एसबीआई लाइफ का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। आई हैव टेकन मेनी ट्रेनिंग्स। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे मिले भी हैं, यू हैव अटेंडेड ऑल्सो माई ट्रेनिंग। तो कल जब हमने इस पूजा का जो मतलब प्लानिंग किया मुकेश सर के साथ, आधा पौना घंटे में जो है हम 1-2 प्रोडक्ट जो है रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट्स पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछला फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा। फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा आप लोग के लिए? हाँ, कौन सी चीज जो अच्छी रही पिछले फाइनेंशियल ईयर में कि सर पिछला फाइनेंशियल ईयर में ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी रही, और कहाँ ऐसा लगता है कि हाँ सर इस चीज पे मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है? सर मैं बिल्कुल 1 साल बाहर रही। हाँ, आप तो जो है बाहर जी थी। सर। अच्छा, इसलिए अभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपसे शेयर नहीं कर सकते। ओके, बुरा भी नहीं और मिक्स एक्सपीरियंस रहा। यस मैम, आपका मैं बढ़िया प्रकार तो कैसा रहा लास्ट फाइनेंशियल ईयर? एकदम बढ़िया। एकदम अच्छा रहा। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस साल जो है ओके हाँ सही है ओके ओके इसी का रिमोट जो है 35 साल है, ये प्लान वो 20 साल के लिए ले रहे हैं। इनका एक बेटा है जिसकी उम्र है 5 साल। ओके, ईयरली प्रीमियम पे कर रहे हैं, और सिंस ही हैज डिसाइडेड टू गो फॉर 20 ईयर्स, 20 साल लगातार वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, और साल का प्रीमियम डिसाइड किया हुआ इन्होंने 1 लाख रुपीज। ओके, तो पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड कितना हो जाएगा? 1 लाख का प्रीमियम है तो उसका 10 गुना 10 लाख रुपए। ओके, और फंड चूज किया हुआ इन्होंने इक्विटी फंड। 100 का 100% जो इन्होंने क्या डिसाइड किया, इक्विटी फंड। इनके पास ये भी ऑप्शन है, यहाँ 50 डाल सकते हैं, यहाँ 50 डाल सकते हैं, या 5 फंड के अंदर ये 20% भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन हिज और हर रिस्क एपेटाइट, कस्टमर कैन डिसाइड कि किस फंड के अंदर कितना परसेंटेज उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि 100% वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप देखिए जो लाइफ साइकिल के हिसाब से 1-1 लाख रुपए वो 20 साल में पे कर रहे हैं। तो जैसे आईआरडी का गाइडलाइन ये कहता है कि भाई ऑन पेपर आप कम से कम 4% या और अधिक से अधिक इतना 8% ही रिटर्न शो कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए फंड 8% ग्रोथ दे रहा है, तो 20 लाख भरने पर इनका रिटर्न कितना आ रहा है 20 साल के बाद? 37 लाख रुपीज। 20 लाख के अगेंस्ट में कितना रिटर्न आया? 37 लाख रुपीज। लेकिन हमारे फंड ने परफॉर्म कितना किया हुआ है? 16%। तो जब 8% से रिटर्न अगर 37 लाख हो रहा है, तो अगर हम 16% रिटर्न पकड़े तो कितना रिटर्न हो जाएगा? लगभग डबल के आसपास है कि नहीं? तो जो 37 लाख रुपए है वो लगभग 70 से 75 लाख के आसपास जो है हो सकता है। इट इज क्लियर? बट ऑन पेपर हम लिख के नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट शायद 16 है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या अगर 16 जो दिया हुआ है तो उसमें और कमी भी आ सकती है। लेकिन आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे। वाई? बिकॉज अगर मार्केट गिरेगा भी तो कुछ सेक्टर में गिरेगा,
कुछ सेक्टर में अब भी हो सकता है, तो उसको जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन, तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए उनको अगर एक साथ लमसम पैसा चाहिए तो दे कैन टेक दिस प्रोडक्ट, जहाँ पर लॉन्ग टर्म में जो उनकी फंड वैल्यू रहेगी उस पैसे से बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उसको फॉरेन स्टडीज़ के लिए भेजना है, MBA के लिए भेजना है, वो सारी चीज़ें जो है की जा सकती है। इवन पैसे से बच्चों की शादी के लिए यूज करना है तो दैट कैन यूटिलाइज फॉर दैट पर्पज ऑल्सो। ओके, प्लस कल कुछ अगर हो गया तो डेथ बेनिफिट भी इसमें डबल डेथ बेनिफिट इनबिल्ट है। समझ में आया चीजें? इज दिस क्लियर? तो कस्टमर को ये प्लान आप समझा सकते हैं कि सर हमारे पास एक ऐसा यूनिक प्लान है, मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है, जहाँ पर डिपेंड अपॉन दी मार्केट सिचुएशन आप जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेयर इस पॉलिसी के अंदर जो मिनिमम प्रीमियम है, अगर आप रेगुलर टर्म यूज करते हैं, अगर आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इट इज हाउ मच 24,000 है, 24,000। और अगर आप लिमिटेड तो लिमिटेड में 5 to 7 5 साल से लेकर अगर आपने 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज किया तो मिनिमम साल का प्रीमियम होगा 50,000, हाफ ईयरली 25,000, क्वार्टरली 12,500। और अगर आप 8 साल से ऊपर का टर्म चूज करते हैं प्रीमियम पे करने के लिए तो मिनिमम प्रीमियम होगा 24,000। तो 5 साल या 7 साल का PPT में साल का प्रीमियम है 50,000 और उससे ऊपर 8, 10 जो भी चूज करेंगे तो मिनिमम प्रीमियम कितना होगा 50,000। उसको आप हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। दिस प्लान इज हैविंग सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ऑल्सो। कोई कस्टमर ऐसा मिल गया कि भाई मुझे एक ही साथ 8-10 लाख रुपया पे करना है तो वो सिंगल भी पे कर सकता है। एक बार पे जैसे हम FD करते हैं ना, एक साथ उसने पैसा डाल दिया, लेकिन जब सिंगल प्रीमियम आप पे करोगे तो उसमें ये एक्सीडेंटल डेथ और टोटल डिसेबिलिटी जो राइडर है वो नहीं मिलेगा उसमें। तो एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी जो एडिशनल राइडर का बेनिफिट है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लिमिटेड एंड रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म, नॉट फॉर सिंगल ऑप्शन। इंश्योरेंस भी 1.25%। हाँ, और सिंगल में आपका जो इंश्योरेंस कवर होगा इट इज 1.25, मतलब अगर आपने 1 लाख पे किया तो 1.25 लाख रुपए का आपका रिस्क कवर पहले साल से रहेगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? यस। हाथ नहीं रहे, एक हाथ एक पैर नहीं रहा, मतलब वो कुछ कर नहीं सकता, कमा नहीं सकता, तो फिर प्रीमियम कहाँ से पे करेगा? तो उस सिचुएशन में कंपनी उसको जो है सम एश्योर्ड जो है देती है ताकि आप अपना गुजारा करिए। अब इस पॉलिसी का प्रीमियम भी वेव ऑफ कर देती है, लेकिन जिसका एक हाथ है चला गया, एक हाथ है तो उससे तो कुछ ना कुछ कर सकता है ना, एक आंख चली गई या एक हाथ है एक पैर, तो पार्शियल डिसेबिलिटी में जो है ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, टोटल डिसेबिलिटी में ही ये बेनिफिट जो है अवेलेबल है। इज इट क्लियर? ठीक है, कुछ लोगों को ये लगता है कि जैसे पैरालिसिस, तो पैरालिसिस जो है ना वो डिसेबिलिटी में कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि आगे चलकर आपका ट्रीटमेंट हुआ आप ठीक भी हो सकते हो, लेकिन अगर पार्ट्स डिटैच्ड हो गए तो फिर से हाथ तो आने वाला नहीं है। तो मैं ये चीज जो है आप समझ के रखिएगा कि पैरालिसिस विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, वो क्रिटिकल इलनेस में कंसीडर होता है।
पैरालिसिस किस में काउंट होता है? क्रिटिकल इलनेस में। ओके, वो सर इसमें नहीं। हाँ, पैरालिसिस नहीं होगा। जैसे किसी को पैरालिटिक अटैक आ गया और वो लकवा मार दिया, हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कंसीडर नहीं होगा। वो किस में आता है? वो क्रिटिकल इलनेस में आता है। तो देयर इज अ डिफरेंस। एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मतलब उसके बॉडी के पार्ट्स हमेशा के लिए शरीर से अलग हो गए। दिस इज द डिफरेंस। इट इज क्लियर? समझ में? तो इस प्लान के अंदर ये चीज इनबिल्ट है, आपको अलग से नहीं लेना है, अलग से उसके लिए पैसे भी पे नहीं करने। दैट फीचर इज द इनबिल्ट फीचर ऑफ दिस प्रोडक्ट। आइए एवरीवन, लॉयल्टी एडिशन हम अलग से दे रहे हैं, जो प्लान को और बूस्ट करेगा। इससे आपकी फंड वैल्यू और बढ़ेगी और आपको आपका गोल अचीव करने में काफी आसानी है। देन फिफ्थ थिंग इज दिस पॉलिसी इज ऑफरिंग 9 फंड्स ऑप्शन। प्लान के अंदर माफ कर दिया जाएगा, पॉलिसी उसी तरह से कंटिन्यू रहेगी और जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो भी नॉमिनी को मिलेगा और उससे बच्चे का जो भी 9 फंड्स के ऑप्शन। 9 फंड्स यानी जब आप एक कस्टमर के रूप में अगर ये पॉलिसी आप चूज कर रहे हैं तो कंपनी आपके सामने ऑप्शंस रखेगी, भाई आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से किस फंड को जो है चूज करना चाहते हैं। तो जैसे 9 फंड्स का ऑप्शन है, यानी इसमें इक्विटी फंड है, ठीक है, देन बॉन्ड फंड है, देन ऑप्टिमाइजर फंड है, बैलेंस फंड इज देयर, देन मनी मार्केट फंड इज देयर, प्योर फंड इज देयर। तो इस तरह से ना करीब 9 फंड्स हैं। अब ये जो these 9 फंड्स हैं, ये मैंने मेन फंड्स लिख दिए यहाँ पे 6। आपको मैं ये फंड्स की भी सीट जो है देखो, एक लिख के ना आपको पास कर देंगे। इसमें यू विल कम टू नो कि हाउ मेनी फंड्स वी हैव इन SBI लाइफ। तो हर प्लान के अंदर ना कंपनी अलग अलग फंड्स के ऑप्शन जो है आपको देती है। अगर जैसे वेल्थ बिल्डर या प्रिविलेज है, उसमें आपको 11 फंड चूज करने के ऑप्शन मिलते हैं। पेंशन में आपके पास 7 फंड्स के ऑप्शन होते हैं, लेकिन इस चाइल्ड प्लान स्मार्ट स्कॉलर के अंदर आपके पास कितने फंड चूज करने के ऑप्शन है? 9। तो आउट ऑफ दीज 9 फंड्स डिपेंड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट यू कैन डिसाइड। नहीं, एक ही है, किसी में 1-2 चीजें ऐड की गई हैं, तो एक लेके जो है पास कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसलिए ये सीट आपको दे रहा हूँ क्योंकि इसमें यू विल कम टू नो कि ये फंड कब से लॉन्च हुआ है एंड हाउ मच रिटर्न्स दिस फंड हैज गिवन टू द कस्टमर। तो जैसे एज ए कस्टमर अगर आप ये पॉलिसी अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, आपके पास कंपनी ऑप्शन दे रही है भाई दीज आर द फंड्स व्हिच वी आर ऑफरिंग इन दिस प्लान, और डिपेंड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट आप डिसाइड करिए कि आप किस फंड को चूज करना चाहते हैं। अब जैसे पहला फंड है इक्विटी फंड, सबको मिला है 1 पेज है, एक लेकर आप पीछे दे दीजिए। तो इक्विटी फंड आप देखिए, पहली लाइन देखिए दिया हुआ कि ये फंड लॉन्च कब हुआ। तो दिस फंड वाज लॉन्च इन जून 2005, 2005 में ये फंड लॉन्च हुआ। 10 रुपए की एनएवी से ये फंड जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। आज वी आर इन 2023, यानी इस फंड को लॉन्च के कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। 18 साल में आप यहाँ अगर इसका रिटर्न देखेंगे सिंस इंसेप्शन लास्ट कॉलम में, तो दिस फंड हैज गिवन 15.67, यानी ऑलमोस्ट करीब 16% के आसपास इस फंड ने जो है रिटर्न दिया है, ठीक है। देन अगर मैं बॉन्ड फंड की बात करूं तो बॉन्ड फंड हैज गिवन ऑन एन एवरेज 8.5% रिटर्न। ऑप्टिमाइजर फंड हैज गिवन ऑलमोस्ट 11% के आसपास रिटर्न। तो ये सारे फंड्स के रिटर्न जो है सिंस इंसेप्शन आपको इस सीट के अंदर मिल जाएंगे। तो जब भी आप किसी से यूलिप प्रोडक्ट डिस्कस करोगे तो आप उसे बता सकते हैं कि सर आप जिस फंड को चूज करना चाह रहे हैं, ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने कितना रिटर्न आपको जो है दिया हुआ है। तो लास्ट कॉलम में सिंस इंसेप्शन, इवन आप पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, पिछले 3, 4 या 5 वर्षों में फंड का परफॉर्मेंस क्या रहा, ये सारी चीजें जो है आप इसमें देख सकते हैं। इट इज क्लियर? तो ये चीज ना जब भी आप यूलिप सेल कर रहे हैं आपके पास ये सीट होनी चाहिए, ताकि आप कस्टमर को एक्सप्लेन कर पाओ कि सर अगर आप ये फंड चूज कर रहे हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आने वाले समय में मार्केट में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। इवन हमारे जो फंड मैनेजर सीतारमन है वो भी नहीं बता सकती कि मार्केट बढ़ेगा या घटेगा।
तो हमेशा जो यूलिप प्लान है वो किसके बेसिस पे सेल किया जाता है? पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा पास्ट अनुभव क्या रहा है, पास्ट में इस फंड ने क्या रिटर्न दिया हुआ है, उसके बेसिस पे ही हम कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, चाहे उनको 15 साल हो गए, 18 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, कुछ फंड ऐसे हैं जिनको 7 साल भी हुए हैं, तो उस वक्त से लेकर आज की तारीख में फंड का एवरेज रिटर्न क्या रहा है, उसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं कस्टमर से बात कर सकते हैं। इट इज क्लियर? तो ये जो 9 फंड्स हैं, अब जैसे मान लीजिए सपोज कोई कस्टमर ऐसा है जो बोलता है भाई मैं 100% रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो इक्विटी जो फंड है ना, इक्विटी फंड ये आपका हाई रिस्क फंड है, जहां पर आपका मेजर एक्सपोजर कहाँ रहेगा? इक्विटी यानी मार्केट में, ऑलमोस्ट 100%। मार्केट इज डूइंग वेरी वेल, तो फंड मैनेजर पूरा का पूरा पैसा आपका कहाँ डाल सकता है? इक्विटीज में 100%। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मार्केट इज वेरी वोलाटाइल, बहुत मतलब ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरह की क्राइसिस चल रही है मार्केट में, कुछ ऐसे न्यूज हैं जिसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन है, तो वहां पर फंड मैनेजर जो है आपके पैसे के ऊपर रिस्क नहीं लेगा। तो वो क्या कर सकता है? इक्विटी का परसेंटेज कम ज्यादा कर सकता है, या एज ए कस्टमर आपको लगता है कि भाई नहीं, मुझे इस पीरियड में बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि मार्केट इज वेरी वोलाटाइल, तो आपके पास बैलेंस फंड का ऑप्शन है। बैलेंस फंड में क्या होगा? आपका 50% इक्विटी में होगा और बाकी का 50% कहाँ होगा? बॉन्ड में होगा। तो जब पैसा आपका बॉन्ड में होगा तो उस पैसे के ऊपर आपको कोई रिस्क नहीं है, और बाकी का जो 50% है वो मार्केट में लगा है, तो डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन क्या होगा, वो ऊपर नीचे हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कस्टमर अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है। और दूसरी चीज, मान लीजिए कस्टमर बोलता है नहीं भाई मुझे ना, मैं पैसा डालूंगा यूलिप में लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेने चाहिए, तो दैट पर्सन कैन इन्वेस्ट मनी इन बॉन्ड। कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? बॉन्ड में। बॉन्ड में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो आपका पैसा मार्केट में नहीं जाएगा, मतलब आपको 1 रुपए का भी रिस्क नहीं है। तो बॉन्ड फंड का भी जो रिटर्न्स अगर आप देखोगे, जो मैंने शीट दिया हुआ है 8.5%। पिछले 18 सालों में जब से बॉन्ड फंड भी लॉन्च हुआ है, दिस फंड हैव आल्सो गिवन 8.5% रिटर्न। तो ऐसे टैक्स फ्री रिटर्न। तो ऐसे कस्टमर जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं लेकिन यूरोप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दे हैव द ऑप्शन ऑफ बॉन्ड फंड आल्सो। या मान लीजिए उसने कहा कि भाई नहीं, मैं इक्विटी में भी लूंगा लेकिन डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन आई विल डू दिस स्विचिंग। तो इस प्लान के अंदर साल में 2 स्विचिंग फ्री, 2 स्विचेज आर फ्री। स्विचिंग का मतलब क्या होता है? स्विचिंग का मतलब है कि आज मान लीजिए मार्केट बहुत अच्छा है, तो आप कहाँ चाहोगे आपका पैसा कहाँ लगे रहे? इक्विटीज में। आपने ये फंड यूज कर दिया। अब कुछ ऐसी क्राइसिस आ गई, कुछ ऐसा न्यूज आया मार्केट में कि मार्केट, जैसे अभी बीच में इनका इसका अदानी साहब का जो न्यूज आया तो मार्केट गिर गया। तो जब मार्केट गिर गया तो कस्टमर, आप क्या चाहोगे कि भाई मेरा पैसा सेफ रहे, मेरे पैसे को नुकसान ना हो, तो आप इक्विटी से स्विच करके अपने पैसे को कहाँ डाल सकते हो? बॉन्ड में। अब आपका पैसा इक्विटी यानी मार्केट से बॉन्ड में आ गया, तो मार्केट गिरेगा भी तो क्या आपको इम्पैक्ट होगा? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका पैसा मार्केट में नहीं है, आपका पैसा कहाँ है? बॉन्ड फंड के अंदर, जिसका मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस तरह से इक्विटी से बॉन्ड में जब आप पैसा अपने ट्रांसफर करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? स्विचिंग। तो यहाँ से आपने पैसा यहाँ डाल लिया, अब आपके पैसे को कोई भी खतरा नहीं है। कुछ समय के बाद वापस मार्केट स्टैग्नेंट हो गया, फिर से बढ़ने लगा, अब आप क्या चाहोगे? वापस मेरा पैसा मार्केट में जाए। तो अब आप फिर से बॉन्ड में से अपने पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो? इक्विटी में। इट इज क्लियर? तो इस तरह से एक फंड से दूसरे फंड में जब हम अपने पैसे को शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? स्विचिंग। और इस प्लान के अंदर साल में ये चीज 2 बार की जा सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, लेकिन आपको 2 से ज्यादा करने हैं तो पर स्विचिंग 100 रुपीज चार्ज लगता है। तो आपको अलग से कंपनी को 100 रुपया नहीं देना है, आपका जो फंड है उसमें से ही 100 रुपये कंपनी क्या करेगी? डिडक्ट कर लेगी, अगर आपको 2 से ज्यादा स्विचिंग साल में करनी है तो। इज इज क्लियर? समझ में आया सबको? ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन आप इक्विटी टू बॉन्ड, बॉन्ड टू ऑप्टिमाइजर, टू बैलेंस फंड, प्लस इसके अंदर एक और फंड है जिसका नाम है प्योर फंड। प्योर फंड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्लिम कस्टमर आपको मिलता है, तो उनमें कुछ उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनका ये कहना होता है कि भाई हमारे धर्म में इंटरेस्ट का पैसा लेना हराम है, शरिया। तो ये एक तरह से सरिया फंड है। सरिया फंड क्या होता है कि सरिया फंड के अंदर हम कस्टमर के पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो उनके धर्म में जिन जिन चीजों की मनाही की गई है।
तो आपका पैसा जो है इंटरटेनमेंट में या टोबैको में या बैंक में, ऐसी जगहों पे आपका पैसा जो है, या होटल इंडस्ट्री में, इन सारी जगहों पे आपका पैसा नहीं लगेगा। तो सरिया में जिन जिन चीजों की मनाही की गई है वहां पर आपका पैसा नहीं लगता है। तो इस तरह से कंपनी ने स्पेसिफिकली इसको हम सरिया फंड भी बोल सकते हैं। तो मुस्लिम कस्टमर जहां अगर आपको इस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आपको लगता है कि बड़ा प्रीमियम आ सकता है, लेकिन वो बंदा जो है अपने धर्म को बहुत मानता है और वो बोलता है कि भाई नहीं, मुझे इस तरह का ऐसा फंड दीजिए जहां पर सरिया के कानून को जो है फॉलो किया गया है। ओके, तो आप बेसिकली उनके लिए ये प्योर फंड जो है का ऑप्शन दे सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो सर जो प्योर फंड है वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अब देखिए, फॉर प्योर फंड की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको वन सीट जो है दूंगा। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे अभी उनके घर में बैंक में मनाई है कि भाई क्योंकि बैंक में पैसा डालोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका पैसा कहाँ लगेगा? फॉर बेसिकली जैसे मान लीजिए जैसे उनमें इंटरटेनमेंट में भी मनाई है, तो जैसे स्टील कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है या जो फार्मा इंडस्ट्री है, तो फार्मा में आपका पैसा लग सकता है, रियल एस्टेट में आपका पैसा लगेगा, जैसे या मेटल्स में आपका पैसा लग सकता है, तो इन सारी जगहों पे। तो उस सिचुएशन में वहाँ पैसा कहाँ नहीं लगेगा? जैसे बैंकिंग सेक्टर में नहीं डालेंगे, या इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, या होटल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, टोबैको से, ITC जो कंपनी है इंडियन टोबैको, तो उसमें पैसा जो है नहीं लगेगा इस प्लान में। तो पैसा IT कंपनी में लग सकता है, मेटल्स में लग सकता है, ओके, फार्मा में लग सकता है, इन सारी जगहों पर पैसा लगेगा। तो उसका हमारे पास पोर्टफोलियो भी है, प्योर फंड का पोर्टफोलियो भी, कि पैसा कितना % पैसा हम कहाँ लगाते हैं। तो वो सीट भी जो है आप अपने साथ कैरी करिएगा। यहाँ तक आज भी टुगेदर समझ में आ रहा है आप लोग को कि इस प्लान को जो है कस्टमर को आपको कैसे समझाना है। तो साल में 2 स्विचिंग है, डिपेंड अपॉन दी मार्केट सिचुएशन। आप अपने फंड को एक फंड के अंदर से दूसरे फंड में आप स्विच कर सकते हैं। क्वेश्चन, हाँ बोले। सपोज मेरे पास पड़ा है, मेरे को रिस्क कोई नहीं है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान STP बोलते हैं, जो एवरी ईयर जैसे SIP करते हैं, करके वो तो ऑटोमेटिक एवरेजिंग आ जाएगा। तो इक्विटी में डालेंगे ना, या तो बैलेंस फंड बेस्ट? हाँ, बैलेंस में डाल सकते हैं। बैलेंस में मेरा 10 लाख रुपया समझो आपको बोलोगे 15 तारीख को, 30 तारीख, तो उस तारीख को जो है आपके अकाउंट से जो है डिडक्ट होगा, तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मैं एक ICICI में ऐसा करा था, तो उसको हम SIP बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कहा कि भाई मेरा मैं मंथली इन्वेस्ट करूंगा या साल का इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन हर मेरा जो भी पैसा है वो इस पर्टिकुलर डेट को जो है मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो। तो उस तारीख को अगर मान लीजिए मार्केट डाउन है, तो आपको आपके NAV की दाम क्या रहेगी? कम रहेगी। तो यू विल गेट मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा जो है एवरेज हो जाता है, तो आपकी फंड वैल्यू जो है ज्यादा होती है। उसको कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेज। तो उसमें ये भी हो सकता है कि जिस दिन आपका पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है, मार्केट अगर गिरा तो यू विल गेट मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, और मार्केट अगर बढ़ा रहेगा तो यू मे गेट द लेस नंबर ऑफ यूनिट आल्सो। तो लॉन्ग टर्म में एक एवरेज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेज। तो बहुत सारे जो एजुकेटेड कस्टमर हैं वो इस तरह का ऑप्शन चूज करते हैं, SIP। गॉट इट? सर एक ना क्वेश्चन आता है, जैसे यूलिप को बता दें ना, स्विच अपना स्विचिंग कि जब भी आप चाहे तो सोचते अभी बाजार लो है, इक्विटी से निकाल के अभी से, तो बोलते हैं कि हम लोग को तो समझ में नहीं आता है, इतना नहीं आता है, कब पता चलेगा, तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो ऑटोमेटिक नहीं होता है, तो उस समय जैसे ऑटोमेटिक नहीं। हाँ, इसीलिए देखिए ऐसे एडवाइजर, ये देखिए पहली चीज तो यूलिप प्लान जो है कौन प्रिफर करेगा? ऐसे कस्टमर जो मार्केट में कंटिन्यूअस वॉच रखते हैं, पढ़े लिखे हैं और लॉन्ग से लेना चाहते हैं, तो जो मार्केट में कंटिन्यूअस बने हैं बेसिकली उनको कोशिश करिए देने का। और अगर मान लीजिए कस्टमर एजुकेटेड नहीं है, उसको मार्केट का नॉलेज ही नहीं है और फिर भी वो लेना चाहता है, तो फिर वहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है। लॉन्ग टर्म लेना चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म लेना चाहिए। प्लस आपको अगर मान लीजिए उसको स्विचिंग कराना है, उसको पता नहीं है, वो मार्केट में वॉच नहीं रख रहा है, वो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? आपकी। एडवाइजर। तो आप उसे एडवाइस करिए कि सर अभी देखिए मार्केट गिर रहा है और मैं चाहती हूँ कि या चाहता हूँ कि आपका पैसा जो है सेफ रहे, तो हम एक काम करते हैं, इक्विटी में हमने जो पैसा डाला हुआ है उसको हम स्विच करके बॉन्ड में कर लेते हैं। तो फिर वो सलाह किसको देनी पड़ेगी? वो सर्विसेज किसको देनी पड़ेगी? आपको। देखिए एज एडवाइजर आपको जो रिन्यूएबल कमीशन मिलता है वो इन्हीं सारी चीजों के लिए मिलता है कि फ्यूचर में जो है अगर मान लीजिए उसको स्विचिंग करनी है, पार्शियल विड्रॉ करना है, सरेंडर करना है, तो ये सारी चीजों के लिए जो है कि अब हर कस्टमर ये सर्विसेज नहीं लेता है, लेकिन कुछ कस्टमर ले सकते हैं।
तो जो एजुकेटेड कस्टमर नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है और उसने यूलिप लिया हुआ है, तो एज एडवाइजर आपको उसे गाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर मैंने अपना भी नहीं किया, दूसरा हाँ नहीं वही देखिए क्या होता है ना, अभी कुछ कंपनियां मालूम है, कुछ कंपनियां 12 स्विचिंग फ्री देती हैं, लेकिन कोई एक स्विचिंग भी यूज नहीं करता है। हाँ तो लेकिन वहां पर अगर हम सही समय पे स्विच करते हैं तो कस्टमर को जो है नुकसान नहीं हुआ। तो या तो कस्टमर अलर्ट रहे, वो कंटिन्यूस मार्केट में वॉच रखे, वो बोले कि भाई मुझे स्विच करना है, और अगर कस्टमर एक्टिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, तो एज एडवाइजर ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो है फंड को जो है स्विच करिए ताकि उसको हम लॉस से बचा सकें। और अगर वो लंबे समय तक बना रहता है तो उसको ऑन एन एवरेज आज अगर मान लीजिए गिर गया मार्केट, तो आगे चलकर फिर से रिकवर होगा। देखिए जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है, अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, 1979 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ। 1979 में स्टार्ट हुआ 100 पॉइंट से। आज हम 2023 में हैं और ये मार्केट है 62,000 पे, 65,000 पे लगभग। तो 100 पॉइंट से कहाँ पे आ गया ये 62,000, जिसमें हर 8 साल 10 साल में, हर 2 साल या 4 साल में मार्केट गिरता है, 1000 2000 3000 पॉइंट गिरता है, और एक साल में फिर से रिकवर भी हो सकता है। हैव यू एवर हर्ड कि मार्केट जो है जीरो हो गया? कभी सुना आपने? नहीं। तो मार्केट गिरता भी है तो बढ़ता है, गिरता है तो बढ़ता भी है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो वो सबसे सही समय होता है इन्वेस्टमेंट का। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो एनएवी, किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर फंड की क्या होती है? एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। तो जब मार्केट गिरता है तो उसकी एनएवी क्या होती है? कम होती है, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो सबसे सही समय होता है। लेकिन इंडियन मेंटालिटी क्या होती है, जैसे मार्केट गिरता है लोग पैनिक हो जाते हैं, अरे ये मार्केट गिर गया तो मुझे नुकसान हो गया। तो वहां पर कस्टमर को समझाना पड़ेगा कि सर आपने इन्वेस्टमेंट 1 साल या 6 महीने या 2 साल के लिए नहीं किया हुआ है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आज अगर मार्केट गिरा है तो कल जो है वापस बढ़ेगा भी। लेकिन सर एक उसमें प्रॉब्लम है कि जिससे अगर मार्केट गिर रहा है तो उसको बॉन्ड में डाल दिया, तो उसके हिसाब से हो रहा है। हाँ, और उसके बाद जब बढ़ा तो इक्विटी में डाला, तो अगर बॉन्ड में उसका मान लीजिए 100 का 100 रहा तो, लेकिन जब इक्विटी में लॉस में गया 100 से 50 पे आ गया, फिर वापस इक्विटी बढ़ेगा तब उसको 100 में आ गया, तो लॉस हुआ ना सर। नहीं, इसीलिए तो हम स्विचिंग का ऑप्शन दे रहे हैं ना उसको। कि जैसे ही आपको लगता है कि भाई मार्केट गिर रहा है, आपका पैसा इक्विटी में है, तो आप स्विच करके बॉन्ड में आ जाइए, तो वहां से नुकसान गिरा हुआ है। हाँ? अदानी साहब बहुत गिरा दिए। हाँ, तो देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए अगर जिन्होंने भी यूलिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनका पैसा सिर्फ अदानी की कंपनी में नहीं लगाया ना। नहीं, तो यूलिप में जब इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो उसमें डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, तो कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। मतलब अगर आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमने सिर्फ अदानी की कंपनी में नहीं पैसा डाला, हमने डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा डाला हुआ। वी हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन आईटी, इन बैंकिंग, इन फार्मा, इन मेटल्स। मार्केट गिरता है तो सबका गिरता है नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने डिफरेंट सेक्टर्स में आपका पैसा डाला, जैसे अभी अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो 1 पेजर में देखिए आप उसमें टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में होता है, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बोटानिकल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ केमिकल्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कोक, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बैंकिंग, अदर्स। मतलब आपका पैसा ना ये सारे सेक्टर्स में जो है लग रहा है। तो जब मार्केट गिरता है ना, तो मार्केट सारे सेक्टर में नहीं, क्या सारे सेक्टर रेड हो जाते हैं? नहीं, वो सेक्टर ग्रीन भी रहते हैं ना। तो आपका पैसा जो है, सिंस मान लीजिए हमने आपके पैसे को अगर देख रहे हैं, हाँ ऐसे सब में नहीं। तो जब हम यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो यूलिप में जो कंपनी आपको फंड्स के ऑप्शन देती है, वो उस फंड को में डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा लगाया जाता है। बैंकिंग में भी रहेगा, आईटी में भी रहेगा, फार्मा में भी रहेगा, मेटल में भी रहेगा, टोबैको सेक्टर में भी रहेगा। मतलब आपका पैसा हर जगह थोड़ा थोड़ा गया। अगर मार्केट गिरा तो मार्केट शायद आईटी में गिर सकता है, बैंकिंग में गिर सकता है, लेकिन शायद मेटल अप हो, या हो सकता है जो है टोबैको वाला जो प्रोडक्ट्स हो वो अप हो। तो यहाँ अगर नीचे गया और यहाँ ऊपर हो गया तो आपका नुकसान तो लेवल हो गया। तो उसको कहा जाता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। तो इसलिए आप देखो कि मार्केट इतना गिरा, लेकिन हमारा जो फंड की एनएवी है उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया।
क्यों? क्योंकि हमने पैसा सिर्फ एक खाली अदानी की कंपनी में या खाली एक सेक्टर में नहीं डाला हुआ था. We have invested your money in different sectors and different companies, and due to that आपका रिस्क क्या होता है? मिनिमाइज हो जाता है. आपका रिस्क क्या होता है? मिनिमाइज हो जाता है. उस चीज को कहा जाता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन. समझ में? तो वैसा अगर मान लीजिए अगर अदानी का पैसा 50% डाउन हो गया तो हमारा एनएवी भी तो 50% डाउन होना चाहिए, लेकिन हमारे एनएवी पे 5 से 10% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. क्यों? क्योंकि हमने आपका पैसा सिर्फ अदानी की कंपनी में नहीं डाला था, हमने आपका पैसा डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट कंपनीज में डाला था. इज इट क्लियर? तो आप एनईवी का फुल फॉर्म बताइए. नेट एसेट्स वैल्यू. एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू. जब कोई भी फंड लॉन्च होता है ना तो उसकी एक एनएवी होती है. 10 रुपए से कंपनी लॉन्च, उसको सिंपल भाषा में समझना है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी का किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है उसको हम यूलिप में एनएवी कहते हैं. ठीक है? तो जैसे इक्विटी फंड जब 2005 में लॉन्च हुआ था उस वक्त जो है उसकी एनएवी थी 10 रुपए. आज जो है लगभग 240 रुपए के आसपास उसकी एनएवी. तो सोच लीजिए 10 रुपए की चीज कितनी बढ़ गई? 240 रुपए हो गई. तो एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू. ओके, समझ में आई चीजें? तो अगर आप यूलिप में, तो यूलिप और म्यूचुअल फंड ये एक तरीके से ही काम करते हैं. म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा जो है अलग अलग सेक्टर्स कंपनी में लगता है तो वहां भी नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं. ठीक है? लेकिन यूलिप जो है लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड को बीट करता है, प्लस दे ऑफर डिफरेंट बेनिफिट ऑल्सो. वहां आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता. यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलती है. वहाँ म्यूचुअल फंड में आपका जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल है. यूलिप में 2.5 लाख तक के प्रीमियम की जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री है. प्लस यहाँ पर आपको डेथ बेनिफिट मिलता है पहले साल की प्रीमियम का 10 गुना. म्यूचुअल फंड में कोई भी रिस्क कवर नहीं होता है. तो इस तरह से ये 3-4 पैरामीटर पे जो यूलिप है वो म्यूचुअल फंड को क्या करता है? बीट करता है. स्विचिंग नहीं है. वहाँ पे स्विचिंग नहीं है. वहाँ अगर आप स्विच मतलब फंड को अगर से बाहर आना चाहते हैं तो वहाँ चार्जेस लगते हैं. यहाँ जैसे मैंने कहा कि स्विचिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है. प्लस इसके अंदर और एक इम्पोर्टेंट चीज है पार्शियल विड्रॉ. पार्शियल विड्रॉ या सरेंडर भी. फॉर एग्जांपल जैसे आपने प्लान जो है लिया 15 साल के लिए या 20 साल के लिए. ट्रेडिशनल पॉलिसीज में जब आप 15 या 20 साल के लिए प्लान लेते हो तो उतने समय के लिए आप बच जाते हो. समय से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो सरेंडर चार्ज लगता है और वहां आपको नुकसान होता है. लेकिन यूलिप में आप आफ्टर 5 ईयर्स यानी 6th ईयर ऑनवर्ड्स आप फ्री हैं. अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इस पॉलिसी से कुछ पैसा विड्रॉ करना है तो आप जो है पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं. इस प्लान के अंदर साल में 2 बार पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है. 2 बार जो है आप अपनी पॉलिसी से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. कितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं? आपकी जो फंड वैल्यू है उसका 15%. 6th ईयर ऑनवर्ड्स आपकी जो फंड वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1-1 लाख करके आपने 5 साल में 5 लाख रुपए पे किया. छठे साल उसकी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल मान लीजिए 7 लाख है तो उस 7 लाख का 15% जो है आप साल में 2 बार विड्रॉ कर सकते हैं. उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे. ट्रेडिशनल में जैसे हमें पैसे की जरूरत लगती है तो हम लोन लेते हैं. ट्रेडिशनल में पैसे की जरूरत लगती है तो हम क्या करते हैं? लोन लेते हैं. ठीक है? लोन के लिए लेकिन इंटरेस्ट भी लगता है. लेकिन यहाँ आपको लोन की सुविधा नहीं है. आप अपनी ही पॉलिसी में जो आपकी फंड वैल्यू है उसका 15% जो है आप पार्शियल विड्रॉ के रूप में निकाल सकते हैं, जिससे आपका जो भी काम है वो किया जा सकता है. हाँ, और वो पैसा टैक्स फ्री होगा और उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे. ठीक है? या आपको लगता है कि नहीं मुझे ना इस पॉलिसी को सरेंडर करना है, अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, 6th ईयर्स ऑनवर्ड्स आप पॉलिसी को सरेंडर कर दीजिए, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे. तो भले ही आपने शुरू में पॉलिसी ली थी 15 साल के लिए, लेकिन 6th ईयर के बाद आपके पास ये सुविधा अवेलेबल है. आप पॉलिसी से क्विट कर सकते हैं. सरेंडर करके जो आपकी सरेंडर वैल्यू रहेगी फंड वैल्यू के रूप में वो ले लीजिए और पॉलिसी जो है आपकी. इज दिस क्लियर? तो आपको लगता है कि भाई मुझे मेरा सफिशिएंट रिटर्न मिल चुका है, आप संतुष्ट हैं, या आपको इमरजेंसी में अब आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आपके पास सरेंडर का भी ऑप्शन है. कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे. समझ में आई चीजें? तो इस तरह से ये प्लान आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो दैट इज व्हाई यूलिप प्लान्स आर ना मोर फ्लेक्सिबल. ट्रेडिशनल में आप ट्रेडिशनल पॉलिसीज आर रिजिड. 15 साल अगर है तो 15 साल चलाना ही, 5 साल भरना है या 10 साल भरना तो 10 साल भरना ही भरना है. इसमें भले ही आपने 20 साल की पॉलिसी ली लेकिन आप 5 साल भर के छोड़ सकते हो या 7 साल भर के छोड़ सकते हो. ऐसी सुविधाएं अवेलेबल हैं.
पहले आपने कहा मुझे 10 साल पे करना है, लेकिन इस आगे चलकर आपको लगता है कि नहीं मुझे 10 साल नहीं पे करना है, 5 साल पे करके आप एक लेटर दे दीजिए कि भाई आई वांट टू कंटिन्यू माय पॉलिसी बट आई डोंट वांट टू पे द फ्यूचर प्रीमियम। आपकी पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स भी कंटिन्यू रहेंगे और आपको आगे पे भी नहीं करना है। जबकि ट्रेडिशनल में इस तरह की सुविधाएं नहीं है। अगर आपको 10 साल पे करना है तो करना ही करना है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपका जो पे आउट हो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल पॉलिसीज को जो है आप अपने मन के हिसाब से जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, आफ्टर 5 इयर्स, 6th ईयर ऑनवर्ड्स पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। स्विचिंग की सुविधा जैसे मैंने बताया, 9 फंड्स के ऑप्शन है, डिपेंड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। आप डिसाइड करिए किस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। राइडर्स इनबिल्ट है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, टोटल डिसेबिलिटी, ठीक है, समझ में आई चीजें। यस सर। तो ये एक ऐसा प्लान है जहां पर पेरेंट्स के नाम पर ये पॉलिसी रहेगी, पेरेंट्स विल बी द लाइफ इंश्योर्ड और नॉमिनी कौन रहेगा, बच्चा। अब सिंस नॉमिनी आपने चाइल्ड को बनाया है और वो माइनर है, तो उस सिचुएशन में अपॉइंटी भी रखना पड़ेगा। तो बच्चे की जो माँ है वो क्या हो सकती है, अपॉइंटी हो सकती है। ओके, प्लान में जैसे जैसे आप प्रीमियम पे करेंगे, तो अब यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है, इट इज 5 साल या 7 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म, 5 years, 7 years, 8 years या 10 years का कर सकते हो, या इवन आप जितने साल की पॉलिसी उतने साल भी भर सकते हैं, रेगुलर भी लिया जा सकता है। 20 साल की पॉलिसी तो लगातार आप 20 साल भी पे कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, इस पेज पे आ जाइए जहाँ पर स्मार्ट स्कॉलर लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन देखिए दिया हुआ है कि सपोज मिस्टर मेहता जो पेरेंट्स हैं जिनकी उम्र 35 साल है, ये वाले पेज पे वो स्विचिंग के दिया तो रीडायरेक्शन क्या करेगा? रीडायरेक्शन का मतलब यह है कि आपने अगर पिछले साल जो पैसा डाला हुआ था उसमें आपको इक्विटी और बॉन्ड का परसेंटेज बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आपके पास इतने फंड्स के ऑप्शन है, आपने पिछले साल जो है इक्विटी में ही पूरा 100% डाल दिया था। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे ना उस साल के पैसे को 100% में इक्विटी में न डालकर मुझे कुछ परसेंटेज इक्विटी में रखना और कुछ बॉन्ड में रखना है। तो जो विद इन द फंड जब आप अपने प्रोपोर्शन को बढ़ाते हैं तो उसको रीडायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ सही, यहाँ। आइए। नहीं है सर, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं उनको जवाब। 35 साल है, ये प्लान वो 20 साल के लिए ले रहे हैं। इनका एक बेटा है जिसकी उम्र है 5 साल। ओके, ईयरली प्रीमियम पे कर रहे हैं और सिंस ही हैज डिसाइडेड टू गो फॉर 20 इयर्स, 20 साल लगातार वो प्रीमियम पे कर रहे हैं और साल का प्रीमियम डिसाइड किया हुआ इन्होंने 1 लाख रुपीज। ओके, तो पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड कितना हो जाएगा, 1 लाख का प्रीमियम है तो उसका 10 गुना 10 लाख रुपए। ओके, और फंड चूज किया हुआ इन्होंने इक्विटी फंड, 100 का 100% जो इन्होंने क्या डिसाइड किया, इक्विटी फंड। इनके पास ये भी ऑप्शन है, यहाँ 50 डाल सकते हैं, यहाँ 50 डाल सकते हैं, या 5 फंड के अंदर ये 20% भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन हिज और हर रिस्क एपेटाइट कस्टमर कैन डिसाइड कि किस फंड के अंदर कितना परसेंटेज उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि 100% वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप देखिए जो लाइफ साइकिल के हिसाब से 1-1 लाख रुपए वो 20 साल में पे कर रहे हैं। तो जैसे IRD का गाइडलाइन ये कहता है कि भाई ऑन पेपर आप कम से कम 4% या और अधिक से अधिक इतना 8% ही रिटर्न शो कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए फंड 8% ग्रोथ दे रहा है तो 20 लाख भरने पर इनका रिटर्न्स कितना आ रहा है 20 साल के बाद, 37 लाख रुपीज। 20 लाख के अगेंस्ट में कितना रिटर्न आया, 37 लाख रुपीज। लेकिन हमारे फंड ने परफॉर्म कितना किया हुआ है, 16%। तो जब 8% से रिटर्न अगर 37 लाख हो रहा है, तो अगर हम 16% रिटर्न पकड़े तो कितना रिटर्न हो जाएगा, लगभग डबल के आसपास है कि नहीं। तो जो 37 लाख रुपए है वो लगभग 70 से 75 लाख के आसपास जो है हो सकता है। इट इज क्लियर, बट ऑन पेपर हम लिख के नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट शायद 16 है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या अगर 16 जो दिया हुआ है तो उसमें और कमी भी आ सकती है। लेकिन आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज अगर मार्केट गिरेगा भी तो कुछ सेक्टर में गिरेगा, कुछ सेक्टर में अब भी हो सकता है, तो उसको जैसे मैंने कहा कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए उनको अगर एक साथ लमसम पैसा चाहिए
तो दे कैन टेक दिस प्रोडक्ट, जहाँ पर लॉन्ग टर्म में जो उनकी फंड वैल्यू रहेगी उस पैसे से बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उसको फॉरेन स्टडीज़ के लिए भेजना है, MBA के लिए भेजना है, वो सारी चीज़ें जो है की जा सकती है। इवन पैसे से बच्चों की शादी के लिए यूज करना है तो दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर दैट पर्पज ऑल्सो। ओके, प्लस कल कुछ अगर हो गया तो डेथ बेनिफिट भी इसमें डबल डेथ बेनिफिट इनबिल्ट है। समझ में आया चीजें? इज दिस क्लियर? तो कस्टमर को ये प्लान आप समझा सकते हैं कि सर हमारे पास एक ऐसा यूलिप प्लान है, मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है, जहाँ पर डिपेंड अपॉन दी मार्केट सिचुएशन आप जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेयर इस पॉलिसी के अंदर जो मिनिमम प्रीमियम है, अगर आप रेगुलर टर्म यूज करते हैं, अगर आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इट इज हाउ मच 24,000 है, 24,000। और अगर आप लिमिटेड तो लिमिटेड में 5 to 7 5 साल से लेकर अगर आपने 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज किया तो मिनिमम साल का प्रीमियम होगा 50,000, हाफ ईयरली 25,000, क्वार्टरली 12,500। और अगर आप 8 साल से ऊपर का टर्म चूज करते हैं प्रीमियम पे करने के लिए तो मिनिमम प्रीमियम होगा 24,000। तो 5 साल या 7 साल का PPT में साल का प्रीमियम है 50,000 और उससे ऊपर 8, 10 जो भी चूज करेंगे तो मिनिमम प्रीमियम कितना होगा 50,000। उसको आप हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। दिस प्लान इज हैविंग सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ऑल्सो। कोई कस्टमर ऐसा मिल गया कि भाई मुझे एक ही साथ 8-10 लाख रुपए पे करना है तो वो सिंगल भी पे कर सकता है। एक बार पे जैसे हम FD करते हैं ना, एक साथ उसने पैसा डाल दिया, लेकिन जब सिंगल प्रीमियम आप पे करोगे तो उसमें ये एक्सीडेंटल डेथ और टोटल डिसेबिलिटी जो राइडर है वो नहीं मिलेगा उसको। तो एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी जो एडिशनल राइडर का बेनिफिट है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लिमिटेड एंड रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म, नॉट फॉर सिंगल ऑप्शन। Insurance is 1.25%. हाँ, और सिंगल में आपका जो इंश्योरेंस कवर होगा इट इज 1.25, मतलब अगर आपने 1 लाख पे किया तो 1.25 लाख रुपए का आपका रिस्क कवर पहले साल से रहेगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? Yes. प्रोटेक्शन मींस टर्म प्लान भी आपको, जैसे जो भी क्लब आप अचीव करना चाहते हैं तो जो आपको NB का क्राइटेरिया वो तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी करना है। तो प्रोटेक्शन में आई हैव सीन जैसे ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, मेनी ऑफ यू हैव डन दी NB पार्ट, जो न्यू बिजनेस का क्राइटेरिया है वो आपने कंप्लीट कर लिया, बट कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन न होने की वजह से आप जो इंटरनल क्लब है उसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, कल मुकेश सर से बात हो रही थी, तो क्यों ना हम इनिशियल स्टेज से ही जैसे किसी भी कस्टमर से अगर हम मिलते हैं तो हम क्यों ना कॉम्बो प्रोडक्ट उन्हें सेल करें। तो हमारे पास दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें साल का मिनिमम प्रीमियम 5,000 है, जिसका नाम है सरल स्वधन। तो ये एक पेज आप लोग ले लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको आप कैसे जैसे स्मार्ट कॉलर है या कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके साथ आप इसको कॉम्बो करके सेल करिए। कम्बो की मास्टर विनीता सिंह है, प्लस फिर उन्होंने JOTC कम्बो का जो है ना ये 5,000 रुपए बेच के किया हुआ है। प्रीमियम कंपनी उसके ऊपर 15% एडिशनल ऐड करके आपको जो है रिटर्न कर देगी। 10 साल प्रीमियम पे करना है और 5 years और मेच्योरिटी जो है 15 साल के बाद। 5 years। ठीक है, तो पॉलिसी टर्म 15 साल का होगा लेकिन प्रीमियम सिर्फ 10 साल ही पे करने हैं। टेंटेंटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ? पूरा मेच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी। नहीं, इसमें 1 अप्रैल से इसका कुछ बदल नहीं होता। नहीं, देखो 1 अप्रैल से क्या होने वाला है, ये चीज देखिए 1 अप्रैल से अगर आपका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है सालाना तो उसकी जो मेच्योरिटी आएगी वो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर डिडक्शन नहीं लिया है तो दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, लेकिन उसकी जो मेच्योरिटी होगी दैट विल बी टैक्सेबल। लेकिन 5 लाख के नीचे अगर प्रीमियम है आपका 4,99,000 तक का प्रीमियम है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो जिस तरह से पहले ट्रेडिशनल में देयर वाज नो कैपिंग, आप जितना भी प्रीमियम पे करिए, अगर आपका इंश्योरेंस कवर 10 टाइम्स तक है तो इंटायर मेच्योरिटी क्या थी, टैक्स फ्री थी। और यूलिप में वही चीज 2.5 लाख तक थी। यूलिप प्लान के अंदर अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसकी मेच्योरिटी क्या है, टैक्स फ्री है। तो जैसे वेल्थ बिल्डर में मेच्योरिटी टैक्स फ्री है, लेकिन प्रिविलेज में मिनिमम प्रीमियम ही 6 लाख का है तो और इंश्योरेंस कवर 7 टाइम्स है तो उसकी मेच्योरिटी क्या है, टैक्सेबल है। तो ट्रेडिशनल में फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से अगर आप 5 लाख से ऊपर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसकी मेच्योरिटी टैक्सेबल है। लेकिन आप मुझे बताइए कितने कस्टमर है जो आपको 5 लाख का चेक देंगे? एक
आप जिस कस्टमर से भी मिल रहे हैं उनको बताइए कि सर ये कैसा प्लान है, जहां आज अगर हम आपको 6.5% की गारंटी दे रहे हैं तो नेक्स्ट 36 इयर्स में वही रिटर्न होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जबकि बैंक के रेट जो है क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। प्लस टैक्स बेनिफिट है एंड द बेस्ट पार्ट इज इंटायर पे आउट इज टैक्स फ्री। और ये जो टैक्स वाला जो क्लॉज आया ना कि नए साल से टैक्स लगने वाला है, ये कितने प्रीमियम के ऊपर लगने वाला है? 5 लाख के ऊपर। 5 लाख के ऊपर अगर आपका प्रीमियम होगा तो आपकी मैच्योरिटी क्या होगी, वो टैक्सेबल रहेगी। 5 लाख के नीचे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपकी पूरी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी, एटीसी का बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस का बेनिफिट है, सारी चीजें मिलेगी। लेकिन सर उसमें पहला जो प्रीमियम भरते हैं दूसरे पॉलिसी में वो भी पकड़ना पड़ता है। नहीं, हाँ, और एक चीज देखिए, अब जितने भी ना, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख का जो क्लॉज आया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 लाख करना है इन्वेस्टमेंट, तो अपने परिवार में अलग अलग लोगों के नाम पे कर दे, वाइफ के नाम पे 1 लाख कर दे, बच्चे के नाम पे कर दे, अपने नाम पे कर दे, तो वो टैक्स भी बच जाएगा, क्योंकि पर पर्सन 5 लाख रुपीज का ही है पर पर्सन। तो आप अपनी पॉलिसी को क्या कर सकते हो, स्प्लिट अप कर सकते हो, तो आप टैक्स से भी बच जाओगे। सर लेकिन एक फेवर ही, और पहले से उसकी प्लान है और पॉलिसी चल रही है, उसके बाद अगर मान नहीं ना पहले की पिछले साल मतलब 31 मार्च 2023 तक आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे थे उसका इस नए क्लॉज से कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी नई पॉलिसीज आप लेंगे या इवन आप रिन्यूअल भर रहे हो, मान लो पिछले साल का आपका 5 लाख का रिन्यूअल आया, वो भी टैक्स में नहीं आने वाला है, वो भी नहीं पकड़ा है। सिर्फ जो भी नई पॉलिसीज आप लेंगे और वो भी 5 लाख से ऊपर प्रीमियम होगा, उसके ऊपर ही टैक्स लगने वाला है, मतलब उसकी ही मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। सर एनआरआई लोग को नहीं, नहीं उनके लिए तो एनआरआई के लिए तो टैक्स का अलग, वो तो उसी कंट्री में, अपनी कंट्री में जहाँ के हैं वहाँ देते हैं ना, उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। इस रिटर्न्स को आप लॉक कर सकते हैं, जबकि बैंकों के रिटर्न्स में आने वाले समय में काफी बदलाव हो सकता है। प्लस टैक्स बेनिफिट है, ये सारी चीजें हैं। द बेस्ट पार्ट सारा पे आउट क्या है, वो टैक्स